हेलो पीपल। आज का टॉपिक है हमारा फाइन ट्यूनिंग। तो फाइन ट्यूनिंग LLM which is large language model is a very big research topic, and also in big companies it is used a lot because you have a LLM which is trained on generic data but you want to make it task specific। मतलब कोई टास्क को है ना, उसको LLM को ट्रेन करना हो तो उसके लिए हम फाइन ट्यूनिंग यूज करते हैं। एंड ये इंटरव्यूज में भी काफी पूछा जाता है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज केस बहुत ही बड़ा है। तो बेसिकली समझ लेते हैं कि ट्रांसफर लर्निंग या फाइन ट्यूनिंग और ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच में क्या फ़र्क है। तो ये बेसिक एग्जांपल है कि मान लो आपने एक मॉडल बनाया, डेटा सेट है व्हीकल्स का, एंड उससे आपने फीचर्स निकाले, एंड फीचर्स के थ्रू आपने अपना लेबल्स निकाला कि जैसे कि यहाँ पे लेबल्स हैं, सॉफ्ट मैक्स लगाया। मतलब कि मान लो 20 कैटेगरीज हैं, कार ट्रक बाइसिकल से 3 होगी तो बाकी 17 और कैटेगरीज है व्हीकल की। तो उन सब ने सॉफ्ट मैक्स लगा के आपने निकाल लिया कि ये कार है, और ये आपने ट्रेन किया स्क्रैच से, पूरा डेटा सेट फीड कर दिया, फीचर निकाले और मॉडल ने फीचर निकाले, और मॉडल ने अपने आप के वेट्स को इम्प्रूव किया, बाइसेस को इम्प्रूव किया, एंड उसके बेसिस पे आउटपुट निकाला जिसका लॉस फंक्शन कम से कम हो। तो अब ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है? ट्रांसफर लर्निंग ये होता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच आप जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी यूज करते हो। उसमें क्या यूज करते हो? उसमें ये यूज करते हो कि पहले एक काफी अच्छा मॉडल उठा लिया जिसमें काफी सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मॉडल हमने बनाया था 20 व्हीकल्स के ऊपर। तो हमने ये मॉडल उठाया और इसके ऊपर एक नया टास्क बना दिया कि हमें 20 व्हीकल क्लासीफाई नहीं करने हमारे यूज केस के हिसाब से। हमारी कंपनी वालों ने कह दिया कि बस कार और ट्रक का क्लासीफायर बनाओ, 20 के 20 व्हीकल क्लासीफाई नहीं करने। तो इसलिए हम इस बड़े मॉडल को लेंगे क्योंकि इसके पास दुनिया भर की नॉलेज है व्हीकल क्लासीफाई करने की। एंड इस मॉडल को हमने उठाया, इसको हमने उठा के फाइन ट्यून कर दिया नए वेट्स पे या सेम वेट्स पे या सब सेक्शन ऑफ वेट्स पे। तो ये काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, एंड इसके बेसिस पे आप न्यू टास्क पे अपना फाइन ट्यूनिंग करते हो। मतलब कि मॉडल को जो है, प्री ट्रेन मॉडल को थोड़ी लर्निंग दे रहे हो, एक्स्ट्रा लर्निंग आपके टास्क स्पेसिफिक। तो यही फाइन ट्यूनिंग है। एंड अगर समझ ना आया हो तो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो चैट जीपीटी जो है ट्रेंड है आपके 2025 तक के डेटा सेट का, एंड उसके अंदर जो है आपके इंटरनल कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ना हो, या आपको एक ऐसा बॉट बनाना हो जो एक एक यूजर ग्रुप को आंसर करे कि सेल्स वालों को इस टाइप से आपको आंसर करना है, बिजनेस वालों को आपको इस टाइप से आंसर करना है, मार्केटिंग वालों को इस टाइप से आंसर करना है, फाइनेंस वालों को इस टाइप से आंसर करना है। तो उस सब के लिए आप एक नए टास्क बना रहे हो क्योंकि ये डेटा आपके पास अवेलेबल है नहीं। तो आप इस पे अपने मॉडल को, प्री ट्रेन मॉडल को ट्रेन करोगे, एंड टास्क स्पेसिफिक मॉडल बना दिया आपने। तो दैट इज फाइन ट्यूनिंग। तो अब जो फाइन ट्यूनिंग का डेटा सेट है ना आपका, वो हमेशा छोटा रहेगा जो प्री ट्रेनिंग के डेटा सेट से है। तो मेनली यही है। एंड प्री ट्रेनिंग मतलब कि आप एलएलएम का काम ही क्या है? एलएलएम का काम ये है नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना। जैसे पहले फाइन ट्यून सेम दिया आपने, तो सेम के बाद मॉडल प्रेडिक्ट किया। अब फाइन ट्यून सेम मॉडल इनपुट गया एंड ऑन आउटपुट आया। अब फाइन ट्यून सेम मॉडल ऑन इनपुट गया एंड डाउनस्ट्रीम आउटपुट आया। तो एलएलएम का काम बस यही है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। तो आपको अपने एलएलएम को टास्क स्पेसिफिक बनाना है, यानी कि अपने हिसाब से, मतलब आप चाहते हो कि एक अलग टाइप से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनपुट ऑन योर टास्क। तो दैट इज फाइन ट्यूनिंग। और आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कई सारा डेटा पड़ा हुआ है एंड आपके पास जीपीयू के भी काफ़ी क्लस्टर्स पड़े हों कि आप पूरा मॉडल उठा के ट्रेन कर दो। जनरली ऐसा होता नहीं है, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करती कि बिल्कुल स्क्रैच से ट्रेनिंग कर लो, ये लो $10 मिलियन $20 मिलियन। तो इसलिए आपको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, कुछ पैरामीटर्स पे जनरली ट्रेन करते हो अपने मॉडल को, ना कि पूरा 100% मॉडल को। तो दैट इज अनदर थिंग अबाउट फाइन ट्यूनिंग जो आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक और चीज़ आपने सुनी होगी, रैग विच इज़ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो रैग और फाइन ट्यूनिंग में इनके यूज केस आपको काफ़ी कभी कभी सिमिलर लगेंगे, पर ये सिमिलर होते नहीं है, इनमें मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। तो रैग जो है, रैग मेनली आपका ये है कि आपके पास एक डेटा सेट है, और उस डेटा सेट के अंदर से आप जो है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्वेश्चन दे रखा है आपको और कॉम्प्रीहेंशन से पढ़ के आंसर निकालो। तो पूरा कॉम्प्रीहेंशन से आप 3-4 लाइन निकालोगे और उसको अंडरस्टैंड करके आंसर निकालोगे। तो रैग इज दैट, यू क्रिएट एन एल्गोरिथम, और उससे आप जो है सबसे रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल के अपनी क्वेरी में अपेंड कर दोगे। तो you can say it is a prompt engineering technique which is done automatically through your code। यानी कि ये चीज़ सिमिलैरिटी सर्च से होती है, एंड prompt engineering through coding you can say that is RAG। and fine tuning is different because fine tuning you are training a model,
either a subsection of model or you are fully training a model. So that is fine tuning. So काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रैग और फाइन ट्यूनिंग में। तो एक और चीज़ बता देता हूँ, रैग जो है जनरली आप देखोगे एआई इंजीनियर्स इंप्लीमेंट करेंगे, वेराज फाइन ट्यूनिंग जो है डेटा साइंटिस्ट इंप्लीमेंट करेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस जानना है, एआई इंजीनियर वर्सेस डेटा साइंटिस्ट, तो वीडियो बना दी जाएगी। बस आपको कमेंट करना है, एंड कमेंट अगर 100 से ऊपर कमेंट आए डेटा साइंटिस्ट वर्सेस एआई इंजीनियर, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ वीडियो। तो अब सबसे पहली टेक्निक होती है फुल फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग के अंदर कई सारी टेक्निक्स है, तो सबसे पहली टेक्निक है फुल फाइन ट्यूनिंग। तो इसके अंदर हम ये करते हैं कि आपका मान लो 70 बिलियन का मॉडल है, लामा 70B मॉडल, जिसके अंदर 70 बिलियन वेट्स हैं। तो आप क्या करते हो, उसके अंदर सीधा उठा के पूरा अपना बड़ा सा डेटा सेट दे दिया और उसके बेसिस पे वो ट्रेन हुआ। अब जब आप ट्रेनिंग करते हो और आपके पास डेटा सेट नया हो और आप स्क्रैच से मॉडल बना रहे हो, तो उसमें आपके सारे वेट्स और बायसेस जनरली वन और जीरोज में होते हैं। बट आप फुल फाइन ट्यूनिंग में डिफरेंस ये है ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच से, आप जो है एग्जिस्टिंग मॉडल के वेट्स उठा रहे हो और उसको अपडेट कर रहे हो। कोई 6.23 पड़ा है, कोई 7.19, कोई -2.13, ऐसे ऐसे वेट्स पड़े हैं, तो इनके ऊपर आप चेंज कर रहे हो इन वेट्स को। सो दैट इज फुल फाइन ट्यूनिंग। इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्रॉम वंस एंड जीरोस, आप इस तरह से ट्रेन कर रहे हो, दैट इज फुल फाइन ट्यूनिंग। एंड बेसिक सी बात है, इतने सारे वेट्स को ट्रेन करोगे तो रिसोर्स हैवी है ही, प्राइसिंग भी ज़्यादा होगी, ओवर फिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपका मे बी डेटा सेट इतना बड़ा ना हो। मान लो आपने बनाया डेटा सेट बस 10-12 GB का और उस मॉडल के पैरामीटर्स को चाहिए था 20 TB का, तो ओवर फिटिंग है। एंड ऑल्सो जो प्री ट्रेनिंग में उसने सीखा है मॉडल ने, वो भूल सकता है मॉडल, बिकॉज आपका जो डेटा सेट है वो क्या पता सारे पैटर्न्स कैप्चर ना कर रहा हो। तो डेटा सेट क्वालिटी अगर ना हो तो फुल फाइन ट्यूनिंग विल फेल वेरी बैडली। एंड इफ योर डेटा सेट इज वेरी गुड, then also it is very cost expensive and developer expensive also। तो काफ़ी सारे इसके लिमिटेशंस हैं, तो ये बेसिकली कम ही यूज़ किया जाता है। तो अब एक और टेक्निक है, ये फुल फाइन ट्यूनिंग का आप उल्टा ही मान लो, क्योंकि इसमें काफ़ी कम कंप्यूटेशन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि आपने सिंपल सा, आप इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो थोड़ी सी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या है, आपने इंस्टेड ऑफ ये मॉडल है व्हाट डज एलएलएम स्टैंड फॉर, इसने आपके एलएलएम ने पूरा आंसर दे दिया, बजाय कि अब आप चाहते हो कि मॉडल जो है, आप चाहते हो कि डक के साथ सिमिलैरिटी आ जाए, कि जैसे कि आपका क्वेश्चंस होते हैं फाइंड द सिमिलर वर्ड बेस्ड ऑन द वर्ड ए। तो काऊ का मुंह, क्या पता काऊ का हो सकता था वाइट, क्योंकि काऊ वाइट कलर की होती है। कैट कभी कभी ब्लैक कलर ग्रे कलर की होती है। डॉग कभी कभी येलो कलर का होता है। एलएलएम खुद से हेलुसिनेट ना करेगी, एलएलएम खुद से सोचे कि डक के साथ क्या हो सकता है। आप उसे फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स दे रहे हो कि तुम बस उसके साउंड्स यूज करो, जो एनिमल मैंने दिया उसकी साउंड। तो एलएलएम की लर्निंग है कि काऊ का टोकन उसने बना रखा है और उसकी एम्बेडिंग बना रखी है, मुंह की एम्बेडिंग बना रखी है। तो एलएलएम इससे लर्न करके आपका डक का आंसर क्वैक देगा। सो दैट इज सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप ऐसे इसे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखे हैं। अगर एक दिया होता बस काऊ मुंह दे रखा होता तो दैट इज वन शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है ये, क्योंकि आपने कुछ सिमिलैरिटी दिया ही नहीं कि क्या टास्क करना है। तो यही बेसिक है, तो दैट इज इजी टू डू। एंड बट इसमें एक्यूरेसी कम आ सकती है, अगर आपका यूज केस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो तो एक्यूरेसी इसमें कम आ सकती है। तो अब हम और टेक्निक्स पढ़ेंगे। पेफ्ट इज पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। तो अब ये जो है फुल फाइन ट्यूनिंग एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के बीच के कंप्यूटेशन रिसोर्सेज लेगा। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हमने कुछ मॉडल में अपडेट नहीं किया था, बस उसके इनपुट में अपडेट किया था, मॉडल में कुछ अपडेट नहीं किया था। फुल फाइन ट्यूनिंग में हमने पूरा मॉडल उठा के अपडेट कर दिया था। पेफ्ट इसके बीच का है। तो पेफ्ट जो है ना, पूरा मॉडल 70 बिलियन का मॉडल है, पूरा मत करो फाइन ट्यून। 70 बिलियन मॉडल का 1 बिलियन वेट्स, 50,000 वेट, 50,000 तो कम हो गया, 50 मिलियन वेट्स, 100 मिलियन वेट्स, 200 मिलियन वेट्स, बस कम वेट्स अपडेट करो। एंड ये थोड़ा फिजिबल भी होगा, क्योंकि बस कुछ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जीपीयू कॉस्ट आएगी क्लाउड पे, या खुद का जीपीयू तो उस पर इतनी कॉस्ट आएगी। तो इसलिए पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग में यही होता है कि 0.1 से लेके 5% तक के वेट्स को आप अपडेट करते हो, बजाय कि 100% वेट्स के। क्योंकि आप डेटा सेट देखो, जो मॉडल का प्री ट्रेनिंग डेटा सेट है वो काफ़ी बड़ा होता है, और आपका पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप एक बड़ा डेटा सेट बनाओ। तो इसलिए हम पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग की जगह जाते हैं। तो एक कन्वेंशनल फाइन ट्यूनिंग हमें पता ही है कि पूरा मॉडल को अपडेट मार दो, एंड
पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग क्या है? पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग है, स्मॉल डेटा सेट है, इसके ओरिजिनल वेट्स जो है ना मॉडल के 70 बिलियन वेट्स से फ्रीज कर दो, हम अलग से वेट्स बनाएंगे, अलग से वेट्स जो है ना उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, तो ये और डिटेल में समझेंगे। सो बेसिकली यही है पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। हम कुछ सेट्स ऑफ नए वेट्स बना रहे हैं एंड उन नए वेट्स को हम मॉडल को इन्फ्लुएंस करा रहे हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि एग्जिस्टिंग मॉडल वेट्स जो है उन्हीं को ही अपडेट करते हैं। तो दीज आर 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेफ्ट स्ट्रैटेजीज। सो हियर यू कैन सी कि एडिटिव में नए वेट्स डाल रहे हो, रीपैरामीटराइजेशन में एग्जिस्टिंग वेट्स को थोड़ा अपडेट कर रहे हो। तो एडिटिव पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग पड़ता है कि हम मॉडल में ऐड कर रहे हैं वेट्स। तो यही है कि वेट्स जो है ना हम दो मैट्रिसेस में डिवाइड करें, ए क्रॉस बी, और ये दोनों जो है कैसे बेनिफिशियल है ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बाकी एडवांटेजेस यही है कि कम पैरामीटर्स ट्रेंड होंगे एंड इजी टू स्वैप एंड मर्ज है, एंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं एडिटिव में जो मोस्टली यूज होते हैं, लोरा, बिटफिट एंड एडाप्टर्स। बिटफिट में आप बस बायस अपडेट करते हो, वेट्स अपडेट जनरली होते नहीं है और ऐड भी नहीं होते वेट्स। तो बिटफिट की एक्यूरेसी भी कम है क्योंकि आप बस बायस अपडेट कर रहे हो, और बायस कम इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है कंपेयर टू योर वेट्स। तो बिटफिट काफ़ी कम यूज़ होता है, बट हिट एंड ट्राई के लिए कर सकते हो आप अगर आपके पास यूज़ केस आ जाए छोटा मोटा कोई, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो LoRa एंड एडाप्टर्स दीज आर द मोस्ट यूज राइट नाउ। तो रीपैरामीटराइजेशन पेफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। अभी एडिटिव पेफ्ट का हमने ओवरव्यू ले लिया। रीपैरामीटराइजेशन मतलब कि हम एग्जिस्टिंग मॉडल वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि मॉडल ट्यूनिंग, ये यहाँ पे देख रहे हो ना मॉडल ट्यूनिंग, इसकी स्लाइड लगाई नहीं है पर मॉडल ट्यूनिंग से बेसिकली यही समझ लो कि हर एक मॉडल है ना उसके लिए अलग से हमने टोकन्स बनाए, और ये टोकन्स क्या है ये अब ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। अब जो होता है इनपुट आपका, मान लो आपने डाल दिया प्रॉम्प्ट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, प्रॉम्प्ट है और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस 10 टोकन्स में बन गया। तो हम जो है ना टास्क स्पेसिफिक में ये करते हैं, इन 10 टोकन्स में 4-5 टोकन्स और ऐड कर दिए जो बताया कि ये टास्क है कैपिटल फाइंड करने का कंट्री की, ये है ज्योग्राफी टास्क, ज्योग्राफिकल टास्क है ये। तो हम एलएलएम को यूजर के इनपुट के अंदर ही ऐड कर रहे हैं टास्क स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट, बजाय कि हम एक अलग से प्रॉम्प्ट लिखे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो टास्क का टोकन बनाना यूजिंग योर ट्रेनिंग ऑफ टास्क स्पेसिफिक टोकन। ये वर्ड टू वेक्टर सिमिलर है, वर्ड टू वेक्टर की वीडियो ना देखिए तो वर्ड टू वेक्टर की वीडियो देख लेना। तो वर्ड टू वेक्टर की तरह हम यहाँ पे टास्क स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स को ट्रेन कर रहे हैं। मान लो आपका मॉडल 768 डायमेंशन का टोकन है, एक टोकन 768 डायमेंशन का, और 2048 का कंटेक्स्ट लेंथ है, 2048 इंटू 768 के अंदर आप मान लो बस 4 टास्क स्पेसिफिक टोकन डाला तो 4 क्रॉस 768 आप ऐड कर रहे हो। सो दैट इज प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग, एंड प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग होता है इनपुट के अंदर। प्रीफिक्स ट्यूनिंग इज सिमिलर, इसमें हम ट्रांसफॉर्मर की लेयर में ऐड करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का नाम पता हो तो देख लेना, वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर है, सेम प्लेलिस्ट के अंदर। ट्रांसफॉर्मर की जो आउटपुट लेयर है हम उसके अंदर वर्चुअल टोकन डालते हैं जो हमने पहले से ट्रेन कर लिया। तो फाइन ट्यूनिंग में हम ट्रेनिंग तो करेंगे ही करेंगे बट ट्रेनिंग कम होगी। तो ये जो है काफ़ी लाइट है टेक्निक, प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग और प्रीफिक्स ट्यूनिंग, क्योंकि बस इसमें इतने कम वेट्स आपके अपडेट होते हैं। और ये बेस्ट है अगर आपके पास काफ़ी बड़ा मॉडल 70 बिलियन मॉडल हो जैसे, एंड इनकी आप देख लो बेंचमार्क्स के ऊपर क्या एक्यूरेसी आ रही है। आप प्रॉम्प्ट डिज़ाइन मतलब खुद का प्रॉम्प्ट बना रहे हो, मैनुअली टाइप कर रहे हो, मैनुअली टाइप टास्क कर रहे हो कि ज्योग्राफी का ये प्रॉम्प्ट होगा, हिस्ट्री का ये प्रॉम्प्ट होगा, तो उसको मैनुअली टाइप करने से एक्यूरेसी कम आएगी। एंड ये मॉडल पैरामीटर्स है, 10⁻⁹ होते हैं बिलियन, तो 10 बिलियन 100 बिलियन, तो 100 बिलियन पे तो एक्यूरेसी बढ़ी गई, 10-15 बिलियन पे कम ही है। तो ये मैनुअल है काम। प्रॉम्प्ट डिज़ाइन, प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग हमने बात कर ही ली, तो इससे देखो एक्यूरेसी बढ़ रही है। लेकिन ये चीज़ नोटिस करना, प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग है ना जो भी हमने पढ़ा, प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग काफ़ी क्लोज पहुंच रहा है। अगर आपके मॉडल में 10 बिलियन से ज़्यादा पैरामीटर्स है ना, नियरली क्लोज पहुंच रहा है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, सिमिलर आ रही है कम ट्रेनिंग में, तो वाई नॉट यूज़ इट, एंड कॉस्ट भी बचेगा काफ़ी इन्फ्रेंस में भी और ट्रेनिंग में भी। तो दैट इज़ वाई दिस टेक्निक इज़ यूज्ड ऑल्सो। बट इसके अलावा भी और टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ओवरव्यू था इस टेक्निक का। ये जनरली तभी यूज़ होगी जब आपके पास थोड़ा रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स हो। बिल्कुल ही रिसोर्स कॉन्स्टेंट हो तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग करोगे, थोड़ा हो तो ये करोगे आप प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग। तो अब पढ़ लेते हैं एडिटिव के अंदर होता है LoRa। एडिटिव का मतलब है एडिटिव पेफ्ट,
कि हम जो है ना एडिटिव पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, यानी कि नए वेट्स बना रहे हैं और एग्जिस्टिंग वेट्स है ना उनको छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो छेड़ नहीं दिया कुछ भी, ये डी क्रॉस टी के वेट्स हैं और ये आपका मैट्रिक्स आ गया ए और बी। अब ए और बी हमने दो अलग मैट्रिक्स बना दिया, तो कैसे ये कम हो रहा है तो ये बताते हैं। तो ये बेसिक है और हम इनिशियलाइज करेंगे ए और बी को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, इसका मीन जीरो है और वेरिएंस कम वैल्यू रखेंगे। एंड बाकी देखो आप, अब 7 बिलियन का मॉडल हमने उठाया, 7 बिलियन के मॉडल में हमने कुछ फाइन ट्यूनिंग नहीं की। और एसक्यूएल क्वेरीज आपको पता ही है, तो एसक्यूएल क्वेरीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट होता है एलएलएम के लिए। तो एसक्यूएल जो है बाय डिफॉल्ट ट्रेन ना हुआ हो इस मॉडल में, देखो कितनी कम एक्यूरेसी आ रही है, 4 या 5% एक्यूरेसी आ रही है। एसक्यूएल की बंदे ने क्वेरी डाल दी और उसे आंसर चाहिए, तो आंसर की एक्यूरेसी इतनी कम आ रही है। अब हमने उसे थोड़ा ट्रेन कर दिया अपने डेटा सेट पे, जो एसक्यूएल के क्वेश्चन आंसर पेयर बनाएगा कि एसक्यूएल की ये क्वेरी है, इसका क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है। उसकी देखो एक्यूरेसी बढ़ गई। और ये है लोरा के लिए। अब फुल फाइन ट्यूनिंग करोगे तो बढ़ेगी ज़्यादा, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, पर यहाँ पे इस केस में बढ़ गई और इसमें कंप्यूटेशन ज़्यादा लगी। रिजल्ट सिमिलर है तो क्यों ना हम कम पैरामीटर्स वाला करें जिसमें कम कॉस्ट है। 13 बिलियन वाले ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया बेस मॉडल ने, लोरा मॉडल ने भी अच्छा, ज़्यादा अच्छा किया 7 बिलियन वाले के लोरा मॉडल से। तो GPT-4 है, इसे फाइन ट्यून इन्होंने किया नहीं इस रिसर्च में, पर GPT-4 अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, क्योंकि GPT-4 क्या में भी प्री ट्रेनिंग डेटा सेट में एसक्यूएल की काफ़ी क्वेश्चन हो या काफ़ी अनट्रेंड डेटा हो एसक्यूएल का। तो यही चीज़ है कि 13 बिलियन का मॉडल, 7 बिलियन का मॉडल अगर लोरा से ट्रेन कर दिया ना, ओपन एआई को एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है हमें, हम अपना खुद का जीपीयू पे होस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ फाइन ट्यूनिंग। तो मैथ समझते हैं कि ए और बी जो है ना हमने कम कैसे किया। अब जो मॉडल 70 बिलियन वाले लामा वाला, उसके हिडन डायमेंशन इतने 8192। तो एक मैट्रिक्स जो है ना क्यू के वी और आउटपुट मैट्रिक्स, इसकी डायमेंशन होगी 67.1 बिलियन एक मैट्रिक्स की। और हम यूज करें 64 रैंक का लोरा। रैंक याद ना हो मैट्रिक्स की तो देख लेना एक बार, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लो आपका एक मैट्रिक्स है 1x1x1, 3x3x3, 2x2x2। तो इमेजिन करो इस मैट्रिक्स को और देखना सारे तो 1x1 की तरह से मिल रहे हैं। तो 11 12 में पढ़ा था ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स, चैट जीपीटी डालो कुछ समझ आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि इतना सारा तो हम ट्रेन करते नहीं, हमारा डेटा सेट कम है, तो सारे मॉडल के वेट तो अपडेट होंगे नहीं। सारे मॉडल जब वेट अपडेट नहीं हो रहे, तो दो ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं जो छोटे छोटे हों। तो छोटे छोटे मैट्रिक्स बना दिए हमने 8192 क्रॉस 8192, तो हमें निकालना ही है आउटपुट, तो हम बस दो छोटे मैट्रिक्स बनाएंगे 8192 क्रॉस 64 और 64 क्रॉस 8192। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पता क्या आएगा, 8192 क्रॉस 8192, ए इंटू बी, बी इंटू सी, तो ए इंटू सी। सो समझे। और इसको इन दोनों का सम कर लो पैरामीटर्स का, ये 0.52 मिलियन, ये 0.52 मिलियन, तो बस 1.04 मिलियन। और जो ओरिजिनल वेट्स थे वो एक बस इस चार प्रोजेक्शन लेयर में 67.1 बिलियन थे। तो 98.5% हमने कम वेट्स को ट्रेन किया है। तो 4.16 एंड 268 मिलियन और 80 लेयर है, चार प्रोजेक्शन 80 लेयर, तो इतना सारा हमने बचा लिया अपना। तो दैट इज लोरा। फिर से देख लो, ए बी, ए को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इनिशियलाइज कर रहे हैं और बी को हम जीरोस रख रहे हैं। तो ए और बी ट्रेन होंगे हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट से, इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। W प्लस ए क्रॉस बी ये आउटपुट आएगा और इसके ऊपर लॉस फंक्शन अपना काम करेगा, ग्रेडियंट डिसेंट लगाएगा। सो दैट इज लोरा। अब लोरा के भी लिमिटेशंस है कुछ। लोरा के लिमिटेशंस ये हैं, लोरा है उसके अंदर आप जो है ये नहीं कर सकते कि एक ही मॉडल मल्टी मॉडल सर्विंग करे, कि एक ही मॉडल ज्योग्राफी हिस्ट्री सब तरह का टास्क करे। तो लोरा की ये लिमिटेशन है। दो लोरा मॉडल से इतना कॉस्ट आया, आपने डेडिकेटेड अपना सर्वर लगाया तो इतना कॉस्ट आया, और जीपीटी एपीआई तो $6 है फॉर डॉलर्स पर मिलियन टोकन्स यानी कि 10⁻6 टोकन। एंड नाउ लोरा एक्स यूज कर रहे हो आप, तो इसका देखो कितना बड़ा हुआ है, 39.85। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिप्लॉयड मॉडल्स थे, यहाँ पे 64 टाइम्स डिप्लॉयड मॉडल्स हो गए 128। तो इसको 60 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो तो लगभग इतना ही आएगा। तो अब आपको हर एक तरह का लोरा मॉडल बनाना पड़ रहा है। तो नए नए लोरा मॉडल 64 128 डिप्लॉयड लोरा मॉडल यूज करोगे तो कॉस्टिंग अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ कर क्यों नहीं पा रहा लोरा, लोरा इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि जो है स्टैंडर्ड एपीआई है नहीं, स्टैंडर्ड एपीआई हमारे पास है नहीं जो लोरा को मल्टी मॉडल बना दे। और लोरा के वेट्स हमने ए क्रॉस बी है ना, ये ए और बी, इसके मॉडल के वेट्स अगर आप रन टाइम पे चेंज करोगे कि ज्योग्राफी के ए बी हैं
हिस्ट्री के A2 B2 हैं, मैथ्स के A3 C3 हैं। तो ये सब वेट्स आप अपडेट करोगे रन टाइम में तो उसमें एरर के भी चांसेस हैं, मे बी डेवलपर ने कोड सही ना लिखा हो, काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। तो लोरा जो है मल्टी मॉडल के लिए अच्छा नहीं है। तो मल्टी मॉडल टास्क सर्विंग, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अडाप्टर्स। तो ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक ही होता है, आपका मल्टी सेल्फ अटेंशन बनता है। मल्टी सेल्फ अटेंशन से आपके पास जो आउटपुट आता है वो आप फुली कनेक्टेड एक ENN में दोगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, और उसकी बेसिस पे अपनी लेयर नॉर्मलाइजेशन लगाओगे, एंड फिर जो है फिर से आप इसको फीड करोगे, और ये स्किप कनेक्शन जो है यहाँ के इनपुट को यहाँ पे दे रहा है, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ये बस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इन्हें एक्यूरेसी अच्छी लगी, इन्हें समझ नहीं आया क्यों लग रही है। जो ओरिजिनल ट्रांसफर पेपर है इनकी एक्यूरेसी बढ़ गई, इन्हें पता नहीं क्यों बढ़ी पर बढ़ गई, तो इसलिए ये यूज़ होता है स्किप कनेक्शन। इसका इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं पता क्यों बढ़ती है, तो ये एक और फील्ड है डीप लर्निंग में, मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी, कि मॉडल कर क्या रहा है इंटरनली, हम समझे कैसे उसे। तो दैट इज ऑल्सो वन अदर टॉपिक। बस हमें ये पता है कि इसे लगाने से एक्यूरेसी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है नहीं पता। मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी के बारे में जानना हो तो कमेंट करो, उसके ऊपर एक प्ले लिस्ट बना सकते हैं। बस यही है। अब जो है अडेप्टर एक और फाइन ट्यूनिंग का मेथड है, इसमें हम जो है ना यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अडेप्टर को फुली कनेक्टेड लेयर के अंदर। तो जो इसका आउटपुट आएगा अडेप्टर इसको अंडरस्टैंड करेगा और फिर इसको यहाँ पे भेजेगा, सिमिलरली अडेप्टर यहाँ पे भेजेगा। तो हमने दो अडेप्टर बनाए हैं, और अडेप्टर की लेयर क्या होती है, ये एक ऑटो एनकोडर की तरह होता है। बड़े इनपुट को कंप्रेस किया, यहाँ पे आया, फिर वापस नॉर्मल शेप में प्रोवाइड कर दिया। जैसे ए क्रॉस बी में था ना, 8192 क्रॉस 8192, यहाँ पे 8192 क्रॉस 64, और यहाँ पे 64 क्रॉस 8192, तो वापस 8192 क्रॉस 8192 जा रहा है। सो दैट इज योर अडेप्टर। इट इज सिमिलर टू लोरा, बट इट इज गुड बिकॉज ये मॉडल के अब थोड़ा इंटरनली आ गया, क्योंकि आपने मॉडल के अंदर ही डाल दिया अडेप्टर, क्योंकि ये सपोर्टेड है लाइब्रेरीज के अंदर। तो बेसिकली यही है इसका कि इसको स्विच कर सकते हो, इसके अंदर के जो वेट्स हैं टास्क स्पेसिफिकली आप स्विच कर सकते हो। इसकी इंटरनल डिटेल्स जो है अगर चाहते हो तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। काफ़ी बड़ा ये वीडियो हो चुका है, इसलिए अभी इसके इंटरनल मैथ्स कवर नहीं किए, क्योंकि मेनली लोरा ही यूज़ होता है, मल्टी मॉडल फाइन ट्यूनिंग आपका कम ही यूज़ होता है। अगर चाहते हो फुल वीडियो बने तो कमेंट करो अडेप्टर फुल वीडियो। सो दैट इज इट अबाउट अडेप्टर। एंड इसका भी देख लेते हैं मैथ्स कैसे हम बचा रहे हैं। 512 क्रॉस 512 का मॉडल है, जो यहाँ पे 512 क्रॉस 512 इनपुट दे रहा है, जैसे बर्ड स्मॉल है 512 क्रॉस 512, तो 512 64 यहाँ पे है, 64 512 यहाँ पे है। तो 512 क्रॉस 512 इनपुट पे 512 क्रॉस 512 आउटपुट आया, और 64 सॉरी 512 क्रॉस 64 पहली लेयर में, 64 क्रॉस 512 सेकंड लेयर में। तो ये जो वेट्स है ना इन दोनों लेयर के, इसके इन दो लाल लेयर्स के, इसका सम होगा 65,536, और 12 लेयर्स का इतना, बजाय कि ओरिजिनल मॉडल में 29 मिलियन थे। तो हमने यहाँ पे देखो बस 2.7% ऑफ द मॉडल वेट्स अपडेट किए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है कंपेयर टू लोरा। सो दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि इसमें मल्टी मॉडल टास्क का हमारा होता है कि हमें मल्टी मॉडल टास्क हो, कि 10-12 मॉडल बनाने हो, 10-12 टास्क हो, 10-12 मॉडल 10-12 टास्क हो सेम मॉडल से कराने, तो स्विच कर लेते कुछ वेट्स। सो दैट इज वाई दिस इज फॉर मल्टी टास्क। एंड लोरा है सिंगल टास्क के लिए। अगर आपके पास सिंगल टास्क है तो गो फॉर लोरा, multitask है so go for adapters. Thank you guys, this is for the video, and hit like, share and subscribe if you like the content, and if you have any suggestions drop that in comment box, and doubts हो तो comment में पूछो, पक्का reply करेंगे। So thank you all, have a good day.